नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। जोशीमठ के जरिए माओवादी चीन की मदद कर रहे हैं, बट जोशीमठ आपदा प्रभावितों को विस्थापन के लिए 3 विकल्प। हाकम समेत 2 को बीपीडीओ भर्ती घपले में मिली जमानत। अंकिता हत्याकांड, पुलकित के नार्को टेस्ट पर लगी रोक। नैनीताल से पिथौरागढ़ चोटियों में बर्फ का बर्फारा धड़ा। जोशीमठ को स्वरूप बदले बगैर बचाएंगे धामी। हिमालयी राज्यों के लिए अलग से बजट कब। रोडवेज कर्मचारियों की वार्ता के बाद हड़ताल खत्म। अतिक्रमण हटाने का विरोध, लाठियां फटकारी। नैनीताल चाइना पिक पर भी बर्फबारी, शहर में इंतजारी। वर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी सर्वे में दिखे 250 पक्षी। हल्द्वानी, हिमाचल के भरोसे से जिले के आलू उत्पादक किसान। मेंटेनेंस के नाम पर घंटों कटौती, फिर भी लाइन में लग रही है आग। बजट उम्मीद, कर्मचारियों को चाहिए महंगाई पर लगाम और टैक्स में राहत। कुमाऊं विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा 23 से। गणतंत्र परेड में उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार। ऋषिकेश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य में माओवादी ताकतों के सक्रिय होने का दावा किया है। उनका कहना है कि जोशीमठ के जरिए शक्तियां चीन को आंतरिक सहयोग कर रही हैं। राज्य के धार्मिक और साहसिक पर्यटन से जुड़ी चारधाम यात्रा को भी प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है। औली में विंटर गेम के खिलाफ एक तंत्र काम कर रहा है। उन्होंने उसमें वामपंथी संगठन आयशा और सीपीआई का हाथ भी बताया। 2 दिवसीय कार्यसमिति के अंतिम दिन में प्रेस वार्ता में उन्होंने यह चौंकाने वाला खुलासा किया। भट्ट ने बताया कि देश की सुरक्षा के लिहाज से सरहदी इलाका जोशीमठ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। धार्मिक और सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र बेहद खास है। कुछ ताकतें जोशीमठ के आपदा के जरिए धार्मिक यात्रा को प्रभावित करने और भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा में कोई जनहानि नहीं हुई है, बावजूद इसके सीमा पर भय का माहौल बनाया जा रहा है। धार्मिक और साहसिक पर्यटन को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जोशीमठ आपदा, जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोगों की भूमि और भवन के मुआवजे और विस्थापन के लिए 3 फार्मूले तय किए गए। सोमवार को एसीएस वित्त आनंद वर्धन के अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की बैठक में जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए तीनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। कुछ और अहम प्रस्तावों पर भी कमेटी ने मोहर लगाई है। बैठक के बाद आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावितों को विस्थापन और मुआवजे के लिए 3 विकल्प दिए जाएंगे। विस्थापित होने वाले परिवार को जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि भूमि के मुआवजे पर सर्किल रेट से मुआवजा देने पर प्रस्ताव आया था, जिसमें कैबिनेट तय करेगी सर्किल से रेट से कितना अधिक बढ़कर मुआवजा दिया जाना है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ भर्ती घपले में हाकम सिंह रावत और संजीव चौहान को कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों विभिन्न भर्ती घपलों गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपी हैं, इसलिए इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। संजीव आरएमएस कंपनी के संचालक राजीव चौहान का भाई है। आरोपी हाकिम सिंह और संजीव चौहान की ओर से स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में जमानत अर्जी दी गई थी, जिसकी ओर से अधिवक्ता आरिफ बेग और विजिलेंस से अधिवक्ता आशुतोष शर्मा कोर्ट में हाजिर हुए। अधिवक्ता आरिफ ने कहा कि ये ना तो सरकारी कर्मचारी है, ऐसे में इनका जमानत दी जाए। सोशल विजिलेंस जज ब्रिजेंद्र सिंह की जमानत जमानत दी। दोनों को 50-50 रुपये निजी मुचलके और इतनी ही राशि के 2 जमानती पेश करने होंगे। नैनीताल अंकिता हत्याकांड, कोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने में फिलहाल रोक लगा दी है। कलपीठ में सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। सोमवार को मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा के एक पीठ में हुई। मामले के अनुसार अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। उनमें कहा गया कि जांच अधिकारी ने उनको नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सक्षम अदालत से अनुमति मांगी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति नहीं दी। इस आदेश को उनके द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इस केस के 2 अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नहीं दी। उन पर जांच अधिकारी के द्वारा बार बार नार्को टेस्ट कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वे अपना नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहते, क्योंकि वे अपने खिलाफ कोई सबूत कैसे दे सकते हैं। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए उन्हें बात ही नहीं किया जा सकता। पौड़ी जिले के ग्राम डोभ श्रीकोट की निवासी अंकिता भंडारी बनंतरा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। आरोप है कि अंकिता की हत्या आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर हत्या कर दी थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। हल्द्वानी, बर्फबारी को लेकर राज्य मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। मौसम में आए बदलाव के बाद कुमाऊं के कई हिस्सों में ऊंची चोटियों
सोमवार को बर्फबारी गिरी है। मौसम विभाग ने बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सीमांत पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी के खालिया, बलाती, कालामुनी के साथ मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और घाटी क्षेत्रों में बारिश हुई। यह सिलसिला अभी जारी है। सोमवार को मुनस्यारी की खलिया में 4 इंच, कालामुनी और बलाती में 3-3 इंच बर्फ गिरी। कालामुनी में बर्फबारी के कारण यातायात भी बाधित है। पिथौरागढ़ नगर में बारिश के बाद न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गंगोली हाट में हुई बारिश से किसानों को राहत महसूस हुई। नैनीताल में सोमवार को चाइना पीक समेत ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। यहाँ पूरे दिन हल्की बारिश होती रही। उधर मुक्तेश्वर की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ, जिससे ठंड बढ़ गई। यहाँ अधिकतम तापमान 7 डिग्री और न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भावर क्षेत्र में हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं आदि में भी दिन भर सर्द हवाओं के साथ बारिश की बौछार पड़ती रही। अल्मोड़ा जिले में दोराहाट के भटकोट, स्वर्गपुरी, पांडुखोली से करीब 2 किलोमीटर दूर महा अवतार बाबा की गुफा तक ग्राम पंचायत रतखाल में सोमवार को इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। रायवाला देहरादून जोशीमठ आपदा भाजपा की कार्य समिति में सबसे बड़ा मुद्दा रहा। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ को पौराणिक शहर बताते हुए कहा कि यह पर्यटक संस्कृति का केंद्र भी है। सामरिक दृष्टि जोशीमठ की अहमियत ज्यादा है, लिहाजा सरकार जोशीमठ को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। मौजूदा वक्त में 70% जनजीवन वहां सामान्य स्थिति में। सीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जोशीमठ न सिर्फ बचे बल्कि उसका पुराना स्वरूप भी बरकरार रहे। आपदा को लेकर क्षेत्र में काम करने वाली 8 विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के साथ ही पुनर्वास की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। यह भी कहा कि कुछ लोगों ने विकास के एजेंडे में अन्य मामलों को लेकर एक अलग ही परिदृश्य बनाने का काम किया, जो कि राज्य हित में नहीं है। 4 धाम यात्रा होने वाली है और जोशीमठ के नजदीक ही औली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होनी है। ऐसे में देश दुनिया के लोगों के मन में शंका हो रही है, जबकि आसपास आने वाले मार्ग सुरक्षित है और यहाँ से गुजरने वाला बद्रीनाथ मार्ग भी खुला है। सरकार सुगम और सुरक्षित यात्रा को लेकर कटिबद्ध है। सीएम ने कहा कि यह वक्त जोशीमठ पर राजनीति का नहीं, इस समय राज्य को आगे बढ़ाने और जोशीमठ की मदद की जरूरत है, जिसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। इस दौरान उन्होंने आपदा में सरकार के साथ संगठन के काम को भी सराहा है। देहरादून देश के हिमालयी राज्य भी इस साल के आम बजट पर टकटकी लगाए हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि हिमालयी राज्यों के लिए एक पृथक नीति पर सरकार बजट 2023-24 में अहम प्रावधान कर सकती है। वर्षों से हिमालयी राज्यों के लोग अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशिष्टता की वजह से एक अलग नीतिगत व्यवस्था की मांग करते आ रहे हैं। हिमालय की गोद में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजो, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम सहित देश के 12 राज्य बसे हैं। इन राज्यों के 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के भौगोलिक और सामाजिक हालात देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। विषम परिस्थितियों के कारण लोगों का जीवन कठिन है। हिमालयी राज्यों में उत्तरांचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम आदि शामिल हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर 31 जनवरी से प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया है। रोडवेज प्रबंधन ने अस्थायी कर्मचारी को परमानेंट करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उनके मानदेय में 10% बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया है। साथ ही अस्थायी कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए का विभागीय बीमा भी कराया जाएगा। ये दोनों प्रस्ताव परिवहन निगम बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे। रोडवेज मुख्यालय में 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली बैठक में एमडी रोहित मीणा कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेने को सहमत कराने में कामयाब रहे। बैठक में करीब 3 सभी मांगों में नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के आश्वासन में कर्मचारी मान गए और देर शाम रोडवेज प्रबंधन ने वार्ता के मिनट जारी कर दिए, जिसके बाद परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। सिर्फ संपर्क करने पर संयोजक दिनेश पंत और अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि प्रबंधन से अपेक्षा है कि जिन मांगों पर सहमति बनी है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाए। रोडवेज एमडी के साथ ही जीएम दीपक जैन, आरपी भारती, डीजीएम सीपी कपूर, भूपेंद्र कुमार, प्रदीप सती और संयुक्त मोर्चा से अशोक चौधरी, दिनेश पंत, रविनंदन कुमार, रामकिशन राम, जगदीश बहुगुणा, प्रेम सिंह रावत आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी बनभूलपुरा स्थित लाइन नंबर 8 में नजूल भूमि पर हो रहे निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची प्राधिकरण प्रशासन की टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। निर्माण ध्वस्त करने आगे बढ़ रही जेसीबी को स्थानीय लोगों ने रोक दिया। विरोध करने वाली भारी भीड़ को पुलिस ने लाठियां फटकार दौड़ाया। काफी देर तक मौके पर हंगामा चलता रहा। बाद में अतिक्रमण खुद हटाने का लिखित पत्र लेकर प्राधिकरण प्रशासन की टीम लौट आई। सोमवार शाम कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और आईजी नीलेश आनंद भरण प्राधिकरण नगर निगम की टीम के साथ बनभूलपुरा स्थित लाइन नंबर 8 में नजूल भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त करने पहुंचे। इससे पहले क्षेत्र के लोगों को खानचंद मार्केट में नजूल भूमि पर हो रहे निर्माण की सील करने की कार्रवाई की सूचना मिली। जैसे प्राधिकरण की टीम निर्माण को ध्वस्त करने के लिए जेसीबी चलाने लगी तो भीड़ भड़क गई। बड़ी संख्या में एकते लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जेसीबी को आगे बढ़ाने से रोक दिया। कई महिलाएं जेसीबी के आगे बैठ गई। अधिकारियों के सामने ही नोकझोंक शुरू हो गई।
नैनीताल सहित पर्वतीय इलाकों में सोमवार सुबह से पूरे दिन रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। नैनीताल के चाइना पीक मुक्तेश्वर की ऊंची चोटी पर हल्की बर्फबारी हुई। नैनीताल में बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा ही हाथ लगी। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बारिश का अनुमान लगाया है। नैनीताल, भोपाली और भीमताल में सोमवार सुबह तो हल्की बारिश होती रही, जिससे ठंड में इजाफा हो गया। बारिश के कारण नैनीताल के बाजारों में काफी लोग कम संख्या में निकले। सोमवार को यहाँ अधिकतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं मुक्तेश्वर में सुबह से हल्की बारिश का दौर रहा। ऊंची चोटी में हिमकण गिरे, इस कारण ठंडी हवाओं ने मौसम को सर्द कर दिया। तराई पूरी वन प्रभाग के डॉली रेंज वन विश्राम भवन लालकुआं में बर्ड्स बायोडायवर्सिटी सर्वे का सोमवार को समापन हो गया। सर्वे के दौरान करीब 250 प्रजाति के पक्षी देखे जाने की पुष्टि की गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी पुरस्कृत किए गए। तराई पूर्वी वन प्रभाग में चले प्रथम बर्ड वाइल्ड डाइवर्सिटी सर्वे में गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा रामनगर, अल्मोड़ा में से पहुंचे पक्षी विशेषज्ञों व नेचर गाइडों ने प्रतिभाग किया। सर्वे के दौरान उन्होंने करीब 250 प्रजाति के पक्षी देखे जाने की पुष्टि की। सर्वे में प्रतिभा कराने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र व उत्कृष्ट कार्य करने वाले को उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर उप प्रभागीय वनाधिकारी गोला अनिल कुमार जोशी, प्रशिक्षु IFS टी नायक, रेंजर डॉली नवीन सिंह पवार आदि मौजूद रहे। जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में किसान आलू की फसल की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। इसके बीज के लिए लगातार उद्यान विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें बीज नहीं मिल पा रहा। विभाग के आकलन के अनुसार जिले में 1600 क्विंटल बीज की जरूरत है, जबकि विभाग के पास केवल 538 क्विंटल ही उपलब्ध है। ऐसे में किसान बाजार से पड़ोसी राज्य हिमाचल का बीज खरीदने के लिए मजबूर हो गए। नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की मुख्य फसल आलू है। इसके बीज उनकी निर्भरता उद्यान विभाग पर रहती है। जिले में विभाग के कई फार्म मौजूद है। एक दशक पहले तक इनमें बीज का उत्पादन कर विभाग मांग की पूर्ति करता था। अब इनमें विभाग ने काम करना बंद कर दिया। मुनस्यारी आलू संघ से मिले बीज की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन इससे किसानों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसानों को बीज के लिए लगातार परेशान होना पड़ रहा है। हल्द्वानी ITI परिसर डहरिया व GGIC कालाढूंगी रोड में मौजूदा ट्यूबवेल एक साथ खराब होने से पेयजल संकट बढ़ गया। इन ट्यूबवेलों से जुड़ी दर्जनों कॉलोनी के लोगों को सोमवार को पेयजल किल्लत से जूझना पड़ा। लगातार खराब हो रही ट्यूबवेल के चलते लोगों में विभाग की कार्य प्रणाली के खिलाफ आक्रोश है। इन इलाकों के लोगों के अनुसार सीसमेंट फिल्टर प्लांट से दूरी अधिक होने से गोला से होने वाली पेयजल की सप्लाई घरों तक नहीं पहुंच पा रही। उन्होंने जल्द ट्यूबवेल ठीक कराने की मांग की। जल संस्थान के कनिष्ठ अभियंता MC सती व अमित आर्या के अनुसार विभाग ने ट्यूबवेल को ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं आयोजित कराए जाने की तैयारी की जा रही है। परीक्षा को लेकर 23 फरवरी को तिथि निर्धारित की गई है। इसमें करीब 20,000 से अधिक छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगी। कोविड काल के बाद पहली बार PG की परीक्षाएं 3 घंटे समयावधि की होंगी। पहली परीक्षा की तिथि 7 फरवरी थी, पर मौसम खराब के कारण तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। बता दें कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से इस साल पहली बार शीतकालीन सत्र में परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। नई शिक्षा नीति के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जनवरी में रखी, जिसके बाद अब फरवरी के पहले सप्ताह में स्नातकोत्तर विषय सेमेस्टर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए आयोजन कार्य योजना तैयार की गई। हालांकि ठंडे इलाकों में परीक्षाएं कराना चुनौतीपूर्ण जरूर है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि सभी जानकारियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। ठंडी जगहों पर बर्फबारी होने की स्थिति में प्रश्न पत्र के समय में संशोधन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर शामिल उत्तराखंड के मानस झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड के लिए बड़ी गौरव की बात है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को इस बार उत्तराखंड मानस खंड झांकी का चयन हुआ। देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां इसमें शामिल हुई। राज्य सरकार चारधाम यात्रा के भांति कुमाऊं में मंदिर वाला मिशन के अंतर्गत पर्यटन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। CM धामी के सुझाव के बाद झांकी के प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर धाम के अलावा इसमें कार्बी नेशनल पार्क, बारहसिंगा, राजी पशु, कस्तूरी मृग पक्षी, मोर आदि पक्षियों के साथ ही ऐपन कला को प्रदर्शित किया गया था। सोमवार को केंद्र सरकार ने झांकियों के पुरस्कार का ऐलान किया, जिसमें उत्तराखंड की झांकी पहले स्थान पर रही। टीम लीडर और संयुक्त निर्देशक सूचना KS चौहान के नेतृत्व में झांकी में उत्तराखंड की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए छोलिया नृत्य प्रस्तुत करने में उत्तराखंड के भीम राम के दल के 16 कलाकारों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। राज्य गठन से सभी तक गणतंत्र दिवस परेड में 14 झांकियों का प्रदर्शन राजपथ पर हो चुका है, जिसमें 13 झांकियों का नेतृत्व सूचना विभाग के संयुक्त निर्देशक KS चौहान कर चुके हैं। चौहान टीम लीडर के साथ साथ खुद भी झांकी में कलाकार के रूप में शामिल होते हैं। उन्हें झांकियों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। उधर CM धामी ने कहा पुराणों में गढ़वाल का केदारखंड और कुमाऊं का मानसखंड के रूप में वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण मानसखंड के बारे में बताया गया है।
जोशीमठ भू धसाव पर मुआवजा विस्थापन फार्मूले में हाई पावर कमेटी के प्रारंभिक फैसलों को वहां के लोगों ने अपर्याप्त तो बताया। कहा कि अच्छा होता है कि लोगों के विचार को महत्व दिया जाए। सरकार ने मात्र अपने अनुरूप ही फार्मूला तैयार किया है जिसे अधिकांश प्रभावितों द्वारा स्वीकार करना संभव नहीं है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष नपा अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने कहा कि लोगों की मांग है उन्हें भूमि का मुआवजा 40 लाख रुपए से अधिक प्रति नाली की दर से दिया जाए, लेकिन हाई पावर कमेटी ने भूमि के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। संयोजक अतुल सती कहते हैं कि कमेटी ने ऊपरी स्तर पर निर्णय लिया कि मुआवजा सीपीडब्ल्यूडी की निर्माण दर से 5 से 15% होगा, जबकि संघर्ष समिति की मांग है कि उसे 27% किया जाए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में साइट डेवलपमेंट में काफ़ी खर्चा आता है। जो लोग वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं उनके बारे में स्पष्ट नहीं कहा कि उन्हें भूमि का मुआवजा कितना मिलेगा। जोशीमठ में अधिकांश व्यवसायिक मकान है, इसलिए कमेटी का यह निर्णय कि मात्र 100 वर्ग मीटर भूमि स्वीकार योग्य नहीं है। जोशीमठ के लिए सीएम के विशेष प्रतिनिधि अजेंद्र अजय, विधायक अनिल नौटियाल, विधायक भोपाल राम, सचिव सिंचाई हरिचंद सेमवाल, एचओडी सिंचाई इंजीनियर जयपाल बिष्ट, अपर खाद्य आयुक्त पीसी पांगदी आदि हैं।